हेलो बच्चों, पैराडाइज फैमिली में आप सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभिषेक चौधरी लेकर आया हूँ क्लास 9th के ग्रेविटेशन के थर्ड लेक्चर को। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट इज मास, फिर रहेगा वेट, हम दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, फिर थ्रस्ट और प्रेशर। ये चार टॉपिक हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। और शुरुआत करते हैं मास से। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट चेक करके पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि ग्रेविटेशन आपको अच्छे से तैयार हो जाए। अगर आप में से किसी बच्चे को नोट्स की नीड है तो कमेंट सेक्शन में नोट्स टाइप करके डालिएगा, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मास एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अच्छे से दिमाग में रखना है इस टॉपिक को, सरल सा टॉपिक है। एक्चुअली में मास से आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितना मैटर कंटेन किया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय द बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास। जैसे अगर मैं इस स्टाइलस की बात करूं तो इसने कुछ मैटर कंटेन किया हुआ है, क्योंकि भैया देखो इसको हमने उठाकर देखा, इसमें कुछ ना कुछ मास और स्पेस कवर कर रहा है, तो मैटर तो ये है ही। और इसने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन किया हुआ है, तो जितना अमाउंट ऑफ मैटर इसने कंटेन किया वही हो जाएगा इसका मास। इसके कंपैरिजन में अगर मैं इस पैनल को कंपेयर करूं तो इसने ज्यादा अमाउंट में मैटर कंटेन किया है, और जब इसने ज्यादा अमाउंट में मैटर कंटेन किया है तो इसका मास इस स्टाइलस से ज्यादा होगा। इसको मैं कंपेयर करूं किसी बड़ी सी बस से, तो बड़ी सी बस का जो मास होगा वो और ज्यादा होगा, क्योंकि बस ने और ज्यादा मैटर कंटेन किया होगा। तो सर वेट क्या होता है? वेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वेट होता है अर्थ के सेंटर से उस बॉडी पर जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। भाई आपको पता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो इस स्टाइलस को भी अपनी ओर खींच रही होगी, इस पैनल को भी अपनी ओर खींच रही होगी, बस को भी अपनी ओर, ठीक है ना। तो अर्थ के सेंटर से किसी बॉडी पर जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो वही होता है उसका वेट। लेकिन सर तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो हर जगह फिक्स्ड रहेगा। जैसे इस स्टाइलस को चाहे मैं यहाँ मेजर करूँ, चाहे मैं मून पे मेजर करूँ, चाहे मैं वीनस में मेजर करूँ, या कहीं भी, अमाउंट ऑफ मैटर जो इस बॉडी ने कंटेन किया है वो तो सेम रहने वाला है। लेकिन आपको पता है अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, किसी और प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा। तो उस जगह पर अगर हम वेट मेजर करेंगे तो वेट क्या होगा कि जिस जगह से हम मेजर कर रहे हैं, जैसे कि मून से मेजर कर रहे हैं, तो मून के थ्रू किसी बॉडी पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वही तो उसका वेट होगा। अब चूंकि मून का ग्रेविटेशन फोर्स पहले से ही कम है, मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अर्थ के कंपैरिजन 1/6 है, छठवां हिस्सा है, तो उसके थ्रू लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स जो बॉडी पर होगा वो कम होगा। तो उस जगह पर वेट जो है वो बॉडी का चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम मास से शुरुआत करते हैं। मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। किसी बॉडी का जो मास होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो उस बॉडी ने कंटेन किया हुआ है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब ये जो मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि किसी बॉडी ने कितना मैटर कंटेन किया हुआ है ये रिजल्ट मैटर करता है कि मैटर कितना कंटेन किया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन की कोई नीड है? नहीं। तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसके बाद मास ऑफ अ बॉडी इज कॉमनली मेजर्ड बाय द इक्वल आर्म बैलेंस। किसी भी बॉडी ने कितना मैटर कंटेन किया इसको मेजर करते हैं बाय द इक्वल आर्म बैलेंस। सर इक्वल आर्म बैलेंस क्या होता है? तराजू देखिए, तराजू के एक पलड़े पर हम कुछ वेट रखते हैं और एक पलड़े पर हम वो ऑब्जेक्ट जो हमें परचेज करना होता है। जब वो तराजू का पलड़ा दोनों साइड से बराबर आ जाता है, अगर वेट की ओर ज्यादा है मतलब जो वेट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट जो हम परचेज कर रहे हैं वो कम है, ऑब्जेक्ट की ओर ज्यादा हो गया मतलब ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो जाएगा, वेट कम है। जब तक वो तराजू बिल्कुल इक्वल नहीं आ जाती, भाई पुराने समय में देखा होगा, अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू चलते हैं तो थोड़ा सा इशू है। पहले के समय पे वो तखरी चलती थी दो पलड़ों वाली, तो उसमें एक इस तरह से एक रॉड लगी होती थी, नीचे एक पलड़ा इधर, एक साइड वेट रखते थे, एक साइड हम ऑब्जेक्ट को, तो वही था इक्वल आर्म बैलेंस। चलिए अब हम चर्चा करेंगे किस पर? अब हम चर्चा करेंगे यूनिट ऑफ मास। तो याद रखेंगे कि यूनिट जो होता है मास का दैट इज किलोग्राम, जिसको हम इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। और एक बात अब हम चर्चा करेंगे वेट के। तो वेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी बॉडी पर अर्थ के सेंटर के थ्रू जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। वेट क्या है? किसी बॉडी का एक फोर्स है विद विच इट इज
अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो फोर्स जिसके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है। इन अदर वर्ड, द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, नॉन एज इट्स वेट। क्लियर हो जाएगा। आई होप कि अब मास और वेट में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। वी नो दैट, हमें पता है जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है मास पर और एक्सीलरेशन पर। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर प्लैनेट का या जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट मून है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, मून का ग्रेविटेशन फोर्स अलग है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम कंपेयर करें किसी ऑब्जेक्ट के वेट को अर्थ और मून के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर 60 केजी का है तो मून पर जाकर वो सिर्फ और सिर्फ 10 केजी का रह जाएगा। अगर आपकी फैमिली में किसी का वेट 120 केजी है और वो अपने वेट से परेशान है, तो आप उससे कह सकते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपका वेट ज़्यादा नहीं, आप रह गलत जगह रहे, मून पर जाइए, आपका वेट 20 केजी रह जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो क्या बताया आपको, मजाक कर रहा हूँ भाई, डोंट बी सीरियस। तो मैंने क्या बताया कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर 60 केजी का है तो वो मून पर 10 केजी का होगा, यहाँ 120 केजी का है तो वहाँ सिर्फ 20 केजी का रह जाएगा। मतलब टोटल मास जो अर्थ, टोटल वेट जो अर्थ पर होगा उसका 1/6 रहेगा मून पर। तो यही चीज यहाँ पर बताई जाएगी, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी अबाउट द 1/6 ऑफ व्हाट इट इज ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो वेट है उसका 1/6 होगा। अब हम चर्चा करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज थ्रस्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं उसी को कहते हैं थ्रस्ट। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक पैनल है और इस पैनल पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा कि इस पैनल को मैं पुश कर रहा हूं, इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, तो इस पूरे पैनल पर एक फोर्स लगेगा, तो जो टोटल फोर्स लगेगा वही हो जाएगा थ्रस्ट। लेकिन जब मैं इस पैनल पे फोर्स लगाऊं तो मेरा जो पाम है एक पर्टिकुलर एरिया पर है, तो पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। पूरे पैनल पर जो फोर्स लगेगा वो थ्रस्ट, और जो पर्टिकुलर एरिया जिस पर मेरा पाम टच कर रहा है, जिसके थ्रू फोर्स लगेगा, उसको हम कहेंगे प्रेशर। तो देखिएगा थ्रस्ट के बारे में, थ्रस्ट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है परपेंडिकुलर। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, किसी भी सरफेस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर परपेंडिकुलर एक जो फोर्स वर्क करता है इज कॉल्ड थ्रस्ट। उसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट हैज मैग्नीट्यूड एंड अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये जो थ्रस्ट होता है इसको में हम मेजर करेंगे कि कितना फोर्स लगा, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी। जब मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा, डायरेक्शन भी हो जाएगा, तो थ्रस्ट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो चूंकि थ्रस्ट जो है वो भी एक फोर्स है, तो थ्रस्ट का जो यूनिट होता है ये दैट इज न्यूटन, जिसको डिनोटेड करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम पर या पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने पुश किया, समझने की बात है, ध्यान से देखिएगा, मैंने इस पैनल को पुश किया तो एक फोर्स तो इस पूरे पैनल पे वर्क कर रहा है, वो तो थ्रस्ट हो जाएगा। लेकिन जिस जगह पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो देखिएगा ध्यान से, द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया में जो थ्रस्ट वर्क कर रहा है ऑफ अ कंटेंट इज कॉल्ड प्रेशर, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर को हम निकालते हैं कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है और टोटल कितना एरिया है। मतलब टोटल फोर्स मतलब थ्रस्ट, फोर्स अपॉन एरिया मतलब टोटल थ्रस्ट अपॉन टोटल एरिया, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे F अपॉन ए से। यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम जानते हैं पास्कल के नाम से। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल। फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर प्रेशर डिपेंड करता है, अब हम चर्चा करेंगे। पहला फैक्टर हमारा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट, ठीक है ना। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे
थ्रस्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लगने वाला प्रेशर उतना ज्यादा होगा, थ्रस्ट की वैल्यू जितनी कम होगी लगने वाला प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट। चलिए फिर क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एक चीज समझिएगा, इस पैनल का साइज बड़ा है, अगर मैं इस पर एक हाथ से फोर्स लगा भी रहा हूं तो इस पर लगने वाला फोर्स कम होगा, बजाय अगर मान लीजिए मैं इस स्टाइलस पर फोर्स लगाऊं, एरिया कम तो लगने वाला फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा। तो एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, मतलब एरिया और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंटेंट। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब वो होते हैं बेटा जो बहने का गुण रखते हैं, जो फ्लो करते हैं वही फ्लूइड होते हैं। जैसे कि एयर एक फ्लूइड है, हमारा कोई भी लिक्विड जो होता है वो भी फ्लूइड होता है। मतलब गैसेस और लिक्विड्स ये फ्लूइड होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, जो बहते हैं, और उन पर लगने वाले प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो एक्चुअली में फ्लूइड होते क्या है, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं। एनी प्रेशर अप्लाइड एनीवेयर ऑन अ फ्लूइड kept in a vessel is transmitted equally in all the direction through the fluid। जब भी हम किसी फ्लूइड पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को वो जो बेजल, मान लीजिए किसी बेजल में कोई लिक्विड रखा हुआ है या फिर कोई गैसीय सब्सटेंस कंटेन किया हुआ है, अगर उस पर हम प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस प्रेशर को पूरे के पूरे वेसल में जो भी कंटेंट है, मान लिक्विड अगर माना तो वो उस पूरे लिक्विड पे ट्रांसफर कर देगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक चीज नोटिस करिएगा, आप एक बलून में पानी भर लीजिएगा, ठीक है, और उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि जब आप कंप्रेस करेंगे तो उसकी साइड में बलून फैल जाएगा जिससे पानी भी होगा। ठीक है, मतलब क्या कि आपने तो उस पर प्रेशर लगाया, लेकिन वो प्रेशर जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में आपने लगाया, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में रहेगा नहीं, वो उस पूरे में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट हो जाएगा। चलिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एट द पाथ एच इज गिवन बाय। अगर प्रेशर को हमें कैलकुलेट करना है तो P इज इक्वल टू होता है H इंटू रो इंटू जी। अब हम बात करेंगे अब थ्रस्ट की। अब थ्रस्ट हम पहले से जानते हैं, परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स। अब थ्रस्ट ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कैसे लगेगा, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का एरिया जो है बहुत कम है, वॉल्यूम कम है, इसलिए ये आसानी से नीचे आ जाएगा। इसी की जगह पर अगर हम एक पर्टिकुलर पेपर ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है ना, और इस पेपर को हम यूं करके छोड़ते हैं तो ये धीमे धीमे नीचे जाएगा। कैसे नीचे जाएगा, धीमे धीमे। एक्चुअली इसके नीचे धीमे धीमे जाने का रीजन ये है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे की ओर जा रहा था और एयर के थ्रू इस पर अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा था, उसी फोर्स को कहते हैं अपथ्रस्ट। सर अपथ्रस्ट हम फील कैसे करेंगे, एक काम करना, आप किसी ऑब्जेक्ट को यूं एयर में कैरी करना और उसी को पानी के अंदर कैरी करना। आप देखेंगे जब पानी के अंदर आप उसको कैरी करते हैं तो वो आपको लाइट वेटेड लगता है, हल्का लगता है। आखिर वजन कम हो जाता है क्या, वजन कम नहीं होता। एक्चुअली एयर के थ्रू भी उस ऑब्जेक्ट पर एक अपथ्रस्ट लग रहा है, वो जो अपथ्रस्ट एयर के थ्रू लग रहा है वो कम है, जबकि हम लिक्विड के अंदर उसको लेकर जाएंगे, पानी के अंदर लेकर जाएंगे तो पानी के थ्रू उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। यही रीजन है कि एयर के कंपैरिजन में पानी के अंदर वो ऑब्जेक्ट हमें लाइटर फील होता है, दैट इज अपथ्रस्ट। ये किसकी वजह से होता है, अपथ्रस्ट की वजह से। और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, इसी फोर्स को हम कहते हैं बायोंसी फोर्स। चलिए, द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेयर इट इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में इमर्ज कर रहे हैं तो उस पर एक नॉर्मली अपवर्ड फोर्स लगता है, इज कॉल्ड, उसी को हम कहते हैं अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। ऊपर की ओर लगने वाले उस फोर्स को ही हम अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट बिकम लाइटर व्हेन दे आर डिप्ड इन अ लिक्विड। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो हमें लाइटर फील होता है, हल्का लगता है, बिकॉज क्योंकि लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन देम। क्योंकि लिक्विड के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है और ये अपवर्ड फोर्स कुछ और नहीं है, वो बायोंसी फोर्स ही है जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। दैट टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड या इमर्ज्ड इन इट इज कॉल्ड बायोंसी। इसी को हम बायोंसी कहते हैं। चलिए, when an object is placed in a liquid, then two forces act on the gravity acting downwards and the buoyancy force upward। ऐसे समझो, हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर ले जा रहे हैं, जब किसी लिक्विड के अंदर ले जाएंगे एक बात तो स्वाभाविक है, जाएगी तो नीचे की ओर, क्यों, क्योंकि उस पर अर्थ की ग्रेविटी लग रही। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखते हैं आप। अब एक काम करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। पानी के जहाज देखे, पानी के अंदर डूबते हैं क्या, नहीं डूबते हैं।
सबमरीन देखिए, सबमरीन पानी के नीचे भी चली जाती है, ऊपर की भी चली जाती है। कैसे? मैं आपको सबमरीन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास एक सबमरीन है, ठीक है ना, हमारे पास एक सबमरीन है, बढ़िया सी सबमरीन हमने बनाई, इस पर बढ़िया सा टैग लगा, इस पर भारत का तिरंगा बना हुआ है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। सिविलिंग जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करिए, मैं बता रहा हूँ। हमने क्या किया, इस सबमरीन में क्या होता है, छोटे छोटे से चेंबर्स बने होते हैं। अब आपको पता है इस पर दो फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर, और एक लग रहा है बायोन्सी फोर्स ऊपर की ओर। क्या होता है, जब सबमरीन को पानी के नीचे जाना होता है तो वो इन चैम्बर्स में पानी भर लेता है, ठीक है ना। इसके चैम्बर को ओपन कर दिया जाता है, जिससे इसमें पानी भर जाता है। पानी भर जाता है जिसके बाद इसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा पानी भरने के बाद, जिससे ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है, और जो बायोन्सी फोर्स जो लग रहा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सबमरीन चली जाएगी नीचे की ओर। ये सबमरीन कहाँ चली जाएगी? नीचे की ओर। सबमरीन कहाँ चली जाएगी? नीचे की ओर। फिर क्या हुआ, हमें सबमरीन को ऊपर लाना था। जब इस सबमरीन को हम ऊपर लाएंगे तो क्या करेंगे, समझना। जब इस सबमरीन को हम ऊपर लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उस पानी को बाहर निकाल देंगे। जब पानी को बाहर निकाल देंगे तो सबमरीन का वेट जो है वो कम हो जाएगा, और वेट जब कम हो जाएगा तो लगने वाला जो ग्रेविटेशन है वो लेस, और लगने वाला बायोंट जो है वो मोर। और जब बायोंट फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा, तो ये सबमरीन जो है वो कहाँ आ जाएगी, ये ऊपर की ओर आ जाएगी। को समझ में आ? सिंपली ऐसे समझ लीजिए, यही कंसेप्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब पानी के अंदर डिप करेगा, कब पानी पर ऊपर फ्लोट करेगा। अगर लगने वाला बायोंट फोर्स ज्यादा है, ग्रेविटेशन फोर्स कम है, तो वो फ्लोट करता रहेगा, और लगने वाला बायोंट फोर्स कम है जो नीचे से ऊपर लग रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है जो ऊपर से नीचे लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिप हो जाएगा, शिंक कर जाएगा। तो अब थ्रस्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि अब थ्रस्ट में किसी बालक को कोई डाउट नहीं है। तो हम चर्चा करते हैं उन फैक्टर्स पर जिन पर अब थ्रस्ट डिपेंड करता है, द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है बड़े बड़े पानी के जहाज जो हैं वो फ्लोट करते रहते हैं पानी पर, लेकिन छोटी सी जो आयरन नीडल होती है वो डिप कर जाती है। तो ऐसा क्या है कि आयरन नीडल डिप कर गई और इतने बड़े बड़े जहाज जो है वो फ्लोट कर रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है उनका वॉल्यूम, उनकी शेप। उनकी शेप की वजह से पानी का जहाज बड़ा जरूर है, लेकिन उसे कुछ इस शेप में बनाया जाता है कि उस पर बायोंट फोर्स ज्यादा लगता है और ग्रेविटेशन कम, तो वो आसानी से फ्लोट करता रहता है। जबकि जो आयरन नीडल है उसकी शेप थोड़ी सी अलग है, जिसकी वजह से बायोंट फोर्स कम लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा, तो वो ऑब्जेक्ट श्रिंक कर जाता है, डिप कर जाता है, डूब जाता है। तो ये जो बायोंट फोर्स है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये बायोंट फोर्स डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पर और शेप पर। सेकंड क्या हो जाएगा, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज इमर्स। अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो लगने वाला बायोंट फोर्स भी ज्यादा रहता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल किसी पानी में अगर हम जाएं तो अगर हमें तैरना नहीं आता तो हम डूबने लगते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जिस पानी में कोई नहीं डूबता, दैट इज कॉल्ड डेड सी। डेड सी में क्या है बेटा, उसका पानी जो है वो सॉल्टी वाटर है, हद से ज्यादा सॉल्टी है, मतलब उसमें जो सॉल्ट का अमाउंट है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उस डेड सी में कोई नहीं डूब सकता, तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। ठीक है ना। तो डेंसिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जिस पर बायोंट फोर्स डिपेंड करता है। डेंसिटी कम तो बायोंट फोर्स कम, डेंसिटी ज्यादा तो बायोंट फोर्स ज्यादा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी कितना लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ग्रेविटी ज्यादा होगा तो बायोंट फोर्स अपने आप वहां पर वैल्यूएबल नहीं होगा, तो ग्रेविटी पर भी ये डिपेंड करता है। एंड अपथ्रस्ट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑन विच फ्लूइड ऑल्सो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी फ्लूइडिटी और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन सब पर फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोंट फोर्स के लिए। तो यहां पर ये बायोंट फोर्स के सारे फैक्टर्स समाप्त होते हैं। हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एक छोटा सा लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। बढ़िया टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।